बहुत ही बड़े तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इनका आज हमारी पार्टी में शामिल होना था, मैं इसीलिए वहाँ से आके इनके लिए यहाँ आया और इनको ज्वाइन करवाया। तो हमारी पार्टी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उसकी बुनियाद डाली कि 28 जुलाई 1999 हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं मुफ्ती साहब, तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि लोगों को मिलाने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा प्यार फैलाया, वही हमारा मिशन भी है। आगे चल के हम लोगों के आपस में, मुफ्ती साहब का एक ख्वाब था कि वो पहले चाहते थे कि जम्मू के लोगों को कश्मीर के लोगों के साथ मिलाएं, उसके बाद वो चाहते थे जम्मू कश्मीर को मैं अपने मुल्क के साथ, मुल्क के लोगों के साथ मिलाऊं। लेकिन आजकल का जो माहौल है, आजकल नफ़रत इतनी फैलाई जाती है। जिस बच्चे के हाथ में कलम देना चाहिए था, जिस बच्चे के हाथ में रोज़ी देनी चाहिए थी, उस बच्चे को बोला जाता है आप मस्जिद को खोदो, आप मस्जिद को तोड़ो। ये है आजकल जो हमारे मुल्क में माहौल चल रहा है। हम इसी के ख़िलाफ़ हैं, हम इसी जो माहौल चल रहा है उसी माहौल के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो मंशूर है, जो विज़न है, मोहब्बत प्यार का विज़न है, और मुफ्ती साहब का जो मिशन था जम्मू कश्मीर को एक अमन का गहवारा बनाना चाहते थे। उन्होंने बेसिकली वही एक वजह है कि उन्होंने जो इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद डाली। वो चाहते थे कि रास्ते खोले, वो चाहते थे भाईचारा हो। उन्होंने जब नरेंद्र मोदी जी उन्होंने श्रीनगर बुलाया और उन्होंने स्टेज पे ये बात कही थी उनको, अगर हिंदुस्तान को बड़ा बनना है, अगर हिंदुस्तान को चीन से आगे निकलना है, तो हिंदुस्तान को अपने छोटे भाई यानी पाकिस्तान का हाथ बढ़ा के आगे निकलना मजबूरी बनता है। तो हम वही मिशन लेके आगे चलते हैं। हम आज भी कहते हैं जम्मू कश्मीर का इशू अभी भी बाकी है। जम्मू कश्मीर 370 हटाने से 35 से हटाने से जम्मू कश्मीर का इशू ख़त्म नहीं हुआ, अलबत्ता ये एग्रीवेट हो गया। अगर वहाँ तक 50% इशू था, आज 100% जम्मू कश्मीर का इशू है। हम उसी सिलसिले में, मेरा आज यहाँ आना या कल कहीं और जाना, हमारा श्रीनगर में भी एक प्रोग्राम आज चल रहा है। हमारा यही मिशन है, जो मुफ्ती साहब का मिशन है वही हम आगे ले चल के आगे चलते हैं। सवाल दो हैं। एक तो ये जो वक्त पे अभी चल रहा है, महबूबा जी ने भी अभी स्टेटमेंट दिया है, वहाँ पे स्पीच दी है। उन्होंने कहा कि जो बंगाल में हो रहा है हम उसके हक में नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर फैसला होना चाहिए या आपको लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा इदारा हमारे देश का एक सुप्रीम इदारा है, उसके आगे कुछ भी नहीं, उसके बाद ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन है। लेकिन जहाँ तक 24 करोड़ मुसलमानों का ताल्लुक है, हम किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे हमारे दीन में मुदाखलत हो। मैं तो दरख्वास्त करूँगा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, क्योंकि हमारा जिन्होंने भी अपने दीन को परखा, अपने दीन को समझा होगा, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि दूसरे के दीन में मुदाखलत हो। इसी तरह हम भी नहीं चाहते कि हमारे मज़हब में कहीं मुदाखलत हो। हमने हिंदुस्तान के साथ, हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ किया है, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन ने मज़हब की आज़ादी दी है। जिसको जो मज़हब चाहे वो अपना मज़हब कबूल कर सकता है, चला सकता है। हम इसीलिए इस हिंदुस्तान के साथ एक वो दो नज़रिया जो था, रिलीजन को शायद एक तरफ रख के हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ किया था, उस मुल्क के साथ इल्हाक़ किया था। अगर उन लोगों को ये पता लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल होगा, मुझे लगता है वो सोचते कि उस वक्त कि क्या करना क्या नहीं करना। मैं चाहता हूँ, मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि वो ये जो हमारे दीन का मामला है, इसमें हमारा साथ दे। और ये जो वक्फ का अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं गुजारिश करूँगा उस आला अदारे से भी कि वो इसको देखे और 24 करोड़ मुसलमानों की जहन में रखे, उनके एहसासात और जज्बात उनके जहन में रखे और इस फैसले को कालादम करार दें। लास्ट में जो पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं चाहता हूँ लोग देखें। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम अगर कहेंगे तो लोग देखेंगे, देखो ये पॉलिटिक्स है। लोग देखेंगे इन्होंने जो मंशूर में दिए हैं 200 यूनिट क्या दिए, इन्होंने जो कहा है 12 सिलेंडर क्या दिए, इन्होंने जो कहा है 1 लाख नौकरी है 1 साल में क्या वो दिए। सबसे बड़ी बात जो आजकल ड्रामा चल रहा है,
जो असेंबली में ड्रामा चला, जो बाकी चीज़ों में देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने एक दिन स्टेटमेंट दिया था, मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे क्लास 4 की नौकरी की ट्रांसफ़र के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा, एलजी के दरवाजे के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ पता नहीं क्या बदला और उन्होंने टोपी फैलाई, कहा मुझे वोट दे दो। कल जब एलजी ने जो कि चीफ मिनिस्टर को मालूम था कि एलजी की लिमिटेशंस क्या है और चीफ मिनिस्टर की लिमिटेशंस क्या है यूनियन टेरिटरी में, कल जब एलजी ने तहसीलदार की ट्रांसफ़र की तो पता नहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने क्यों ड्रामा किया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को मालूम था ना कि एलजी क्लास 4 मुलाजिम की भी ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये ड्रामा जो असेंबली में ड्रामा चला लास्ट 3 दिनों, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट बिल थी शराब के ख़िलाफ़, जो भी ये कहती है मंदिरों का शहर है, लेकिन शराब की दुकानें इतनी बड़ी हैं लातेदार। एक बिल वो था, दूसरा बिल वो था जो यहाँ जंगलों में जो रहते थे पिछले 100 साल 200 साल 300 साल से, जहाँ वो बैठे थे, दूसरा बिल ये था कि वो 5 मरला 6 मरला उनके उसमें प्रॉपर्टी लैंड उनको दे दो। तीसरा बिल बेरोजगार का डेली वेजर्स का था। तीनों बिलों के वक्त 3 दिन इतना ड्रामा चला, स्पीकर इनका, चीफ मिनिस्टर इनका, 50 एमएलए इनके, लेकिन बाहर नारे थे सरकार के खिलाफ। आपको लगता है कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग है? 100%। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के साथ इतने मिले। आप देखिए बीजेपी नहीं चाहती है कि ये शराब वराब की दुकानें बंद हो जाए, तो ड्रामा हो गया। बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ कोई तामीर, तो वो ये तो एक कठपुतली सा बन गया है बीजेपी के हाथों में, लेकिन मजबूर है। आप देखिए अगर उनके हाथों में मजबूर नहीं है तो कल जिस मेंबर पार्लियामेंट ने वहाँ वक्फ की बिल पेश की पास करवाया, उसी के साथ वहाँ हंगामा चल रहा था। अपने लोगों को बोला ड्रामा करो, हंगामा करो, बाप बेटे उसी के साथ ट्यूलिप गार्डन में तफरी कर रहे थे। ड्रामा नहीं तो और क्या, उनके साथ मिले हुए नहीं तो और क्या। मैं उसमें नहीं जाऊँगा दौलत ने क्या कहा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा उसमें दौलत ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा। मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि जो 5 अगस्त से पहले ये तीनों उसके साथ नरेंद्र मोदी के साथ मिले, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो लगता है एट द फेस ऑफ इट, अगर आप देखेंगे टोटल ड्रामा है, सारा ड्रामा है। लोग मासूम हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मासूम हैं। अब देखिए इनका वहाँ जब जाते हैं ये, तो ये लोग बोलते हैं बीजेपी को पीडीपी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर में लाया। यहाँ जब आते हैं यहाँ बोलते हैं पीडीपी ये पाकिस्तान की जमात है, सब झंडा वगैरह शगैरह। तो ये चलता रहता। अगर वहाँ देखेंगे जम्मू और कश्मीर को आपस में अलग अलग किसने किया, वो पहला इलेक्शन जो 47 के बाद हुआ 52 में हुआ, यहाँ प्रजा परिषद ने फार्म भरे थे, सब फार्म रिजेक्ट किए गए और वहीं से जो शुरू हो गया जम्मू और कश्मीर की आपस में वो जो इनका आपस में तजाद है। जम्मू कहता है कश्मीर खा गया, कश्मीर कहता है जम्मू खा गया। वो बुनियाद डाली एनसी वालों ने 1952 में। इसलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर जो रुहुल्ला मेहदी वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एनसीसी सेपरेट हो रही है, क्या वो भी एक ड्रामा हो सकता है? नहीं, ये आप उन्हीं से पूछ ले तो अच्छा है। आपके क्या विचार है इस बारे में? नहीं, ये आप उन्हीं से पूछ ले। मेरे विचार जब बाई इलेक्शन होगा ना बड़गाम का, उसके बाद आ जाइए, मैं अपने विचार बता दूँ आपको। राजकुमार जी को अपनी पार्टी में स्वागत करता हूँ। सबसे ज़्यादा इनकी बीवी जो आई है उनका नाम क्या है, रीना जी का स्वागत करता हूँ। रीना जी से ये कहूँगा कि आपका बनवास शुरू हो गया, आपका बनवास शुरू हो गया। मुझे उम्मीद है आप कामयाब हो जाएंगी। शुक्रिया। तो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और हमें आज जम्मू की जनता में, या मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता में आके हमें रूबरू करवाया। तो अगर आज ये पार्टी मुझे ज्वाइन किया गया है तो इसके पीछे एक विज़न है, इसके पीछे एक मिशन है, ठीक है। आज आप देखिए जम्मू के अंदर क्या हो रहा है। चिट्टा यहाँ पे शरेआम बिक रहा है, यहाँ पे शराब का अड्डा बना दिया गया है, और जो वो रिंग रोड बनाई ही है वो हमारे लिए मौत की रोड बना दी गई है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। और हम यही चाहते हैं, अगर हम पीडीपी में आए हैं तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि पीडीपी ने आज तक जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम किया और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए काम किया। और मैं भी इस जो पार्टी का कारवा था उस कारवे को लेके आगे चलूँगा, और जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करूँगा। और आगे मैं पार्टी के अंदर पूरी तरीके से यहाँ की पूरे लोगों के जो लोग यहाँ पे सताए हुए लोग हैं, उन सताए हुए लोगों की मदद की जाएगी। और सरकार को आज तक ये नहीं लगा
کہ ہم کتنے سالوں سے ملیٹنسی سے ہم لوگ یہاں پہ گرست ہوئے لوگ ہیں، لیکن سرکار نے ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچا. جب یہاں پہ آرٹیکل 370 کو توڑا گیا، 35A کو توڑا گیا، تو جموں کے لوگوں کو لگا کہ یہ جو مودی کا جو فیصلہ ہے شاید ہمارے لیے یہ فیصلہ بالکل صحیح ہوگا. کیونکہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ جو جموں یہ اسٹیٹ ہے، جو جموں کشمیر ہے، یہ جو ہماری مائنورٹی اسٹیٹ ہے، اس کو ہم میجارٹی اسٹیٹ بنائیں گے. اور بی جے پی نے اس کا بیوقوف لوگوں کا فائدہ اٹھایا اور یہاں پہ اپنے لوگ لا کے بسا دیے. آج وہی لوگوں سے بی جے پی نے ووٹ لیا ہے. سر پی ڈی پی تو سطح میں نہیں ہے، تو ایسے میں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ مطلب پی ڈی پی آپ کی جو ویژن ہے اس پر جو ہے وہ کاری پر پورا اترے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مجھے بڑے سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کریے کہ بی جے پی کو جوائن کیجیے، آج بی جے پی کا ماحول ہے. میں نے کہا پارٹی کے ماحول کو وہ لوگ جوائن کرتے ہیں وہ نالائق لوگ ہوتے ہیں، جو لائق لوگ ہوتے ہیں نا وہ پارٹی کا ماحول جا کے خود بنا دیتے ہیں. ہم جموں کے اندر ایک ویو لائیں گے. جموں کے اندر میں اس منچ پہ مدنی صاحب کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کے اندر ایک ایسی ویو آئے گی اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ واقعہ یار کوئی لیڈر یہاں پہ آیا تھا. میں جس پارٹی سے اٹھ کے آیا ہوں اس پارٹی کے اندر بھی میں نے بہت بڑھیا کام کیا، لیکن وہ کہتے کہ ہیرے کی پہچان جوہری کی ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی ہے. آج پارٹی نے میری پہچان کی اور جو مان سمان اس پارٹی سے مجھے ملا، میں ہر شخص کا یہاں سے شکر گزار ہوں. اور مدنی صاحب جب میں یہاں پہ آیا تھا اور مدنی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب جوائن کرو گے تو میں آپ کے لیے جموں آؤں گا، یعنی کہ اس سے بڑا ریگارڈ میرے لیے مان سمان اور کیا ہو سکتا ہے.